मुंबई जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसे माया नगरी के साथ साथ मामा मारिच की नगरी भी कही जाती है। मामा मारिच का नाम आया तो हमें रामायण के वो दृश्य याद आते हैं कि मायावी मारिच ने कैसे मृगया का रूप धारण कर राम को भी परेशान कर दिया और राम उसके पीछे गए। और तब से एक प्रथा चली आई है कि इस मायावी मुंबई जिसे महानगरी कहा जाता है, माया नगरी कहा जाता है और मामा मारिच की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, जो सच होता है वो दिखाई नहीं देता। इस आर्थिक राजधानी मुंबई जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ से टैक्स निकलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तिजोरी में जाता है और इस मुंबई में अलग अलग जाति धर्म के लोग बसते हैं। यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अगर हमारी माता है, उत्तर भारतीय खास करके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारी माता है तो महाराष्ट्र हमारी मौसी है। लेकिन अब उत्तर भारतीयों में एक दहशत हाल के दिनों में जो घटना हुई उसको लेकर कि परप्रांतीय के नाम का एक ढिंगरा उनके ऊपर फोड़ा गया और उन्हें यहाँ से भगाने की कवायद की जा रही है। बात चाहे मुंबई की हो, नवी मुंबई की हो, पूरे महाराष्ट्र की हो और अब तो ये सुगबुगाहट पहुंच चुकी है गुजरात की धरती तक। लेकिन मुंबई में उत्तर भारतीय क्या सोचते हैं? खास करके यहाँ दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि में लोहा माना जाता है। एक है शिवसेना तो दूसरी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मराठी अस्मिता, मराठी की गरिमा को कैसे बरकरार रखा जाए, मूल मराठी लोगों को कैसे उनका अधिकार दिलाया जाए, इसको लेकर मन से प्रमुख राज साहेब ठाकरे समय समय पर आह्वान करते हैं मन सैनिकों को। मन सैनिक हैं जो किसी न किसी मुद्दे को लेकर उत्पात मचाते हैं तो उन्हें मनसे का गुंडा करार दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मनसे पदाधिकारियों का ये कहना है कि मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है जिससे बदनामी होती है मनसे की। लेकिन आज हम आपको वो संगम दिखाने का प्रयास करेंगे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रियन की। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश है सदानंद शेट्टी साहब अपने कैमरे को 360 एंगल में घुमाएं और इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है इसमें उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रियन दोनों साथ साथ हैं। लेकिन उत्तर भारतीय समाज पिछली घटनाओं को लेकर क्या सोचता है, अपने आप को कितना महफूज समझता है, क्या वाकई परप्रांतीय जो हैं वो इस आर्थिक राजधानी मुंबई में भीड़ मचा रहे हैं, क्या परप्रांतीय इस मुंबई की स्वच्छता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं। सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अरुण मिश्रा है। मिश्रा जी कहाँ रहते हैं आप? मैं मलाड में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ। ये मेरी 4th जनरेशन है जो मुंबई से है। आप मुझे एक बात बताइए, परप्रांतियों के नाम पर उत्तर भारतीयों के जहन में जो दहशत है उसको किस प्रकार से देखते हैं आप? ये जो परप्रांतियों के खिलाफ जैसा आपने कहा कि जो दहशत मचाया गया है, ये अलग अलग राजनेता हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए एक जो स्टेटमेंट आता है उसको फैब्रिकेट करके अलग तरह से प्रोड्यूस करते हैं। हमारी अभी विनय दुबे जी की अध्यक्षता में राज साहब से बात हुई है, ठाकरे साहब से। उनसे जब हमने अपना थॉट रखा, हमारा थॉट ये था कि जो आप वक्तव्य देते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं और जो पब्लिक तक जाता है वो टोटली डिफरेंट होता है। राज साहब की जो सोच है और जो धारणा है वो ना दिखाकर आपके ही कुछ मीडिया के लोग, कुछ राजनेता लोग, कुछ हमारे ही परप्रांतीय के सो कॉल्ड स्वयंभू नेता जो अपने आप को परप्रांतियों का ठेकेदार समझते हैं, वो इस अपने ठेकेदारी का चलाने के चक्कर में उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के अलग तरह से प्रोड्यूस करते हैं। हमारी जो बात हुई उसमें राज साहब से हमने ये बोला कि सर ये जो महाराष्ट्र है या मुंबई है ये एक ग्लास है जो दूध से पूरी भरी हुई है और हम परप्रांतीय वो शक्कर हैं जो उसमें घुल मिल जाएंगे। हम इसमें अलग नहीं हैं, हम साथ में हैं। क्योंकि अभी जैसे मेरी खुद की 4th जनरेशन है, विनय जी है इनका खुद का 3rd जनरेशन है, हम लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से हैं। लेकिन उनके कई मुद्दे थे, जो टॉपिक थे, जो राज साहब ने अपनी बात रखी हमसे जो रखी, उसमें हमको ये लगा कि नहीं उनकी वो बातें बिल्कुल सही है। आप अभी साउथ साइड में चले जाइए, साउथ साइड में आप देखेंगे तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज पर ही बोर्ड का नाम रखना चाहते हैं। तो हमारे मुंबई में या महाराष्ट्र में मराठी में नाम क्यों नहीं? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो वही है, भाषी हैं। तो वो नाम का एक लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से एक मिसकम्युनिकेशन होता है और मिसगाइडेंस होता है।
उसके लिए एक छोटा सा मैं मुद्दा बता रहा हूँ, नाम का डिफरेंस का, लैंग्वेज का। इसी तरह कई सारे मुद्दे हैं सर। अभी जैसे इसमें एक राज साहब का ये बोलना भी था कि उन्होंने जब बोला मराठी अस्मिता की बात की है, तो ये तो सारे पूरे देश में है, तो मुंबई में और महाराष्ट्र में क्यों नहीं? हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं, उनकी बातों से हमको ऐसा लगा कि वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा चाहते हैं कि सब मिलकर रहें, खुशी से रहें, शांति से रहें। ये किसने कहा आपसे? ये राज साहब का बोलना है। राज साहब ने कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि सब जगह शांति रहे, सब लोग खुशी से रहें और सब खुद आगे बढ़ें। जी, हम अपने इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को ये बता दें, ये वक्तव्य ना हमारे हैं, ना ही ये संवाद हमारे हैं। ये उस उत्तर भारतीय के वक्तव्य है जो खुद मुंबई के उस मकान में गया था जो राज साहब का निवास है, और वहाँ पर खुद वो मुखातिब हुए मनसे प्रमुख साहब से, और उन्होंने अपनी बातों को किस तरीके से रखा, इन्होंने ये बताने का प्रयास किया। लेकिन आज भी उत्तर भारतीयों का एक बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता, और ऐसे लोगों के लिए ये कार्यक्रम है कि जो सच्चाई होती है उसे कितने भी हम छिपाने की कोशिश करें, ठीक उसी तरीके से जैसे झूठ के बादलों में सच का सूरज छिपाया नहीं जा सकता। सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज़ के फूलों से। तो यहाँ पर जो भी है, आज हम एक एक सच्चाई परत दर परत दिखाने का प्रयास करते हैं। उत्तर भारतीय महापंचायत एक ऐसी संस्था है जिसका नेतृत्व करते हैं विनय दुबे, और विनय दुबे के प्रयासों से ये सफल हुआ राज ठाकरे साहब से मुलाकात के साथ साथ एक निष्कर्ष तक भी वो पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि उत्तर भारतीयों का नेतृत्व कर आप पहुंचे राज साहब के पास, ऐसे व्यक्ति के पास जिसका नाम सुनते ही एक बड़ा तबका है जो भयभीत हो जाता है। आपकी बात सही है, हमें उसी तरह से प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है कि राज ठाकरे का मतलब एक नाम जो है महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के बीच जो दहशत का नाम है, ऐसा हमें प्रोजेक्ट किया जाता है, हमेशा से किया जाता है। कहीं ना कहीं मैं भी वो चीज़ मानता था, लेकिन मेरा ये भ्रम टूटा उस समय जब मैं राज साहब के सामने बैठा। हम लोग गुजरात का जो मामला चल रहा था पिछले 5 तारीख से 5 अक्टूबर से अभी तक, तो उस मामले को लेके कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं ना हो, यहाँ पे इस तरह की मतलब कांड या फिर हरकतें न शुरू हो जाए मन सैनिकों के या बाकी चीज़ों को लेके, तो हम लोगों ने स्वयं से कोशिश किया कि क्यों ना स्वयं राज ठाकरे जी से ये पूछा जाए या बैठा जाए उनके साथ में कि ऐसी दिक्कतें क्या हैं हमारे से। तो जब हम लोग 12 अक्टूबर को राज साहब से जब हम लोग मुलाकात की, तो मुझे पर्सनल अगर मेरा व्यक्तिगत देखा जाए तो मुझे कहीं से भी वो एंगल नहीं दिखा जो हमें बचपन से एक बोलते हैं पार्टी शुरू होने से जो अभी तक दिखाया गया, ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं वहाँ पे। वो बहुत ही सौम्य हिसाब से उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप भी अगर वहाँ पे होते, अगर आपके घर में भी चीज़ें देखी जाए उनकी बातों को, जैसे वो महाराष्ट्र को अपना घर समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं, तो अपने घर में क्या चीज़ होनी चाहिए जो घर के हिसाब से अच्छी है, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए जो घर के लिए हानिकारक है, वो पॉइंट उन्होंने हमें बहुत क्लियरली स्पष्ट किया। तो जब वो चीज़ें हो गई तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये शायद कहीं ना कहीं हमें मिसगाइड किया जा रहा है, और उस मिसगाइड करने वाले हमारे अपने ही लोग हैं जो आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि मनसे ने अगर ये कहा है तो हमें उसके विरोध में ये दिखा के आपस में लड़ाना। कौन लोग हैं जो इस जहर को, इस वायुमंडल को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं आपके हिसाब से? सर, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र शांतिपूर्वक रह सके। ये वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक भूमि ही दंगा कराना, झगड़ा कराने से ही शुरू होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्तित्व का ले लीजिए आप, जो भी इस तरह की राजनीति में है उत्तर भारतीय। अगर जब भी गुजरात का मामला चल रहा था, इसमें संजय निरुपम जी का जो अचानक से बयान आना कि अगर उत्तर भारतीय काम ना करे तो मुंबई बंद हो सकती है, मुझे नहीं लगता उसकी आवश्यकता थी इस समय। ऐसा नहीं लगता आपको कि संजय निरुपम ने जो बयान दिया था वो उत्तर भारतीयों की कर्मठता को लेकर दिया था? सर, समय की बात होती है, गुजरात दंगा चल रहा है, गुजरात में उत्तर भारतीय पलायन कर रहे हैं। अगर ये गुजरात जाते, वहाँ से ये वक्तव्य देते, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। उन्होंने देखा गुजरात गर्म है, चलो मुंबई में भी हम कुछ करते हैं। ये जो मैसेज आया है अचानक से, कर्मठता है, ठीक है, हम लोग उत्तर भारतीय समाज बहुत बड़ा तबका, हम लोग जो एक लेबर क्लास है, जो अनस्किल्ड लेबर है, हम लोग उसमें काम करते हैं। नो डाउट हम लोग एक सहभागिता, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से पूरी मुंबई बंद हो जाए ये इतना भी पॉसिबल नहीं। मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ हो गई है, क्योंकि मुंबई ने हमेशा से एक बैकअप रखा है अपने पास, और मुंबई बंद करना इतना आसान नहीं है। बहुत से लोगों ने कोशिश किया, आज तक हो नहीं पाया है। मुंबई बंद की इन्होंने बात करी तो हम बड़े संक्षेप में बताना चाहेंगे, चूंकि 21 साल की पत्रकारिता में हमने भी यहाँ की आबो हवा को करीब से महसूस किया है। कोई भी राजनीतिक दल अगर बंद का आह्वान करता है तो उसका सिर्फ 10% असर देखने को मिलता है, लेकिन दो पार्टियां ऐसी हैं
अगर वो बंद का आह्वान कर दे तो बाय हुक और क्रुक बंद तो होना ही है। हम बात फिर शिवसेना की कर रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कर रहे हैं, और इसमें भी जो सियासत मची हुई है उससे भी हम आपको तारुफ कराएंगे। हमारे साथ यहाँ पर उत्तर भारतीय महापंचायत के अध्यक्ष विनय दुबे ने अपनी बात रखी। अब हम चलेंगे हेमंत कुमार कामले साहब के पास, मनसे के विभाग प्रमुख हैं। सबसे पहले तो उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कुछ समझ में नहीं आ रही साहब बात? देखिए, आप इसको सियासत की तरफ जोड़ के मत देखें। जब विनय कुमार दुबे नाम तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था या सोशल मीडिया पे पहली बार सुना कि विनय कुमार दुबे, और इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव क्यों लिया कि उत्तर भारतीय मंच और राज साहब के पास जा रहा है। तो मुझे अभी तक पता नहीं कि वहाँ पर डिस्कशन क्या है, कौन से पॉइंट पर हुआ। अभी मैंने 10-15 मिनट पहले हम लोग की मुलाकात हुई, मुझे जब पता चला कि ये भाई थे जिन्होंने ये पहला कदम उठाया। देखिए, बहुत से मसले जो है वो चर्चा से हम लोग सुलझा सकते हैं। अपने बात कही कि भाई गुजरात में जो हुआ वो मुंबई में नहीं हुआ। गुजरात का जो मामला था वो अलग था, और मुंबई का या महाराष्ट्र का जो मामला वो अलग है। महाराष्ट्र में जो है रोजगार पर जो होता है, रोजगार के मुद्दे पर होता है, और गुजरात के मुद्दे पर जो गुजरात में जो हुआ था वो एक अलग तौर पे हुआ था। आपको शायद पता होगा कि जिस दिन गुजरात में जो घटना हुई उसके 4-5 दिन के बाद लातूर में भी वैसी घटना हुई, लेकिन महाराष्ट्र में उस तरह का रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि महाराष्ट्र पुरोगामी है, हमेशा कुछ आधुनिकता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। अगर आप ये विनय भाई ने और अरुण ने बहुत अच्छी बात कही कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या हम लोग जो भी है, ये मराठी की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं। विनय बहुत अच्छी मराठी बात करते हैं, अरुण बहुत अच्छी बात, क्योंकि अरुण की तो 4th जनरेशन है, विनय की 3rd जनरेशन है, तो हम लोग तो बात यहीं से शुरू होती है। लेकिन जो मराठी नहीं बोलता उसको आप लोग मारते क्यों हैं? आपने ऐसा एक भी वाकया दिखाओ मुझे कि मराठी नहीं आती, कि हम लोग ने जाके मराठी नहीं आती तो मार दिया, ऐसे कभी एक भी वाकया बताइए। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं, एक भी अगर कोई बता दे, ये तो आपके जहन में होना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी बाहर जाते हैं, हम लोग भी नौकरी के लिए या धंधे के लिए बाहर जाते हैं, हमने व्यवसाय के जाते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज में इन्होंने अभी बात कही कि भाई साउथ में जाते हैं तो साउथ की लैंग्वेज है, फिर तमिलनाडु में जाओ तो तमिल में बात करनी पड़ती है, कर्नाटक में जाओ, आपने 21 साल पत्रकारिता में गुजारे, तो भाषा की जो प्राथमिकता है उसको आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं। तो ये भाषा की सिर्फ बात नहीं है, अस्मिता की बात है, जियोग्राफिकल या फिर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात है, ये सब बातें पर आती है। आपको पता होगा कि एल्फिंस्टन का जो कांड हुआ, जो एल्फिंस्टन ब्रिज में, वो 23 में 6 लोग हमारे उत्तर भारतीय थे। तो ये जो भीड़ बढ़ती है या इसका जो भी रिएक्शन आता है वो सिर्फ मराठी पर नहीं आता है। लेकिन भीड़ सिर्फ उत्तर भारतीय भी तो नहीं करते सर। अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ उत्तर भारतीय की हम बात नहीं करते। ये जो एक पॉपुलेशन का बस्ट होता है उसमें सब लोग आते हैं। यहाँ पर जो माइग्रेशन होती है वो सब जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से होती है। मेरा सवाल उत्तर भारत के उन नेताओं से है जिस उत्तर प्रदेश ने 14 में से 8 पंतप्रधान दिए हैं, जिस बिहार ने सबसे ज़्यादा रेलवे मंत्री दिए हैं, तो वहाँ के युवक बेरोजगार क्यों हैं? अगर इनको रोजगार वहाँ पर मिलता, वो यहाँ पर आते ही नहीं थे। तो जो सवाल आप मुझे पूछते हैं उसी में आपके सवाल के उत्तर भी वहाँ पर ही है। ये लोंडे शब्द का अर्थ क्या है? लोंडे मतलब जो होता है कि एक साथ आप मुंबई से लेके उत्तर प्रदेश कितनी ट्रेनें चलती है, सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलती है उत्तर प्रदेश और बिहार से मुंबई की तरफ चलती है। तो मुंबई सबको रोजगार देती है। तो जब मुंबई रोजगार देती है, मुंबई आपको रोटी देती है, तो आपने बोला कि अगर उत्तर प्रदेश माँ है तो महाराष्ट्र या मुंबई मौसी है। तो भाई मौसी का भी एक लिमिट होता है। जब 1971 का आप सेंसेक्स देखो तो उसकी 45 लाख की जो पॉपुलेशन थी, जो हम लोग स्पेस बोलते हैं, आई नीड माई स्पेस, मेरी अपनी, तो वो स्पेस खत्म हो गई मुंबई की। अगर आपके घर में, अगर आप 2 BHK फ्लैट में रहते हो, 8 लोग रहते हैं, उसमें अगर आपके घर में अगर मेहमान आते 8 लोग, तो क्या होगा? आपके टॉयलेट में प्रेशर आएगा, आपके बेडरूम में प्रेशर आएगा, किचन में, सब जगह। तो आप समझ लीजिए कि मुंबई की एक लिमिट है। तो सिर्फ उत्तर भारतीय या मतलब बिहारी या इसके लिए नहीं है, हर एक के लिए है। कि आप समझो इस, अभी आप वहाँ पर मैसेज दे दो
उत्तर प्रदेश या बिहार में वहाँ के लीडर्स को मैसेज दो, वहाँ के पॉलिटिशियन को मैसेज दो, भाई यहाँ पर हमें रोजगार दो, तो वहाँ पर जाके हम लोग ह्यूमिलेट नहीं हो, वहाँ के लोग हमें तकलीफ नहीं दे। ये कब होता है? अब जब ये बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है कि भाई किसी को भी कहाँ पर भी जाने का हक है, लेकिन उसी के साथ वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के लोकल जब डिस्टर्ब होते तो लोकल्स का भी कुछ हक होता है, और ये हक हम जब मांगते हैं तब इस तरह के तनाव पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत है, ये जो पहल है, ये कुछ पॉजिटिव नोट पे, इसको आप वोटों की राजनीति की तरफ मत देखो, क्योंकि ये बहुत इसका अंतर तय होना बाकी है। अभी राज साहब ने क्या बात की है, इनका डिस्कशन क्या हुआ, आगे जाके क्या होने वाला है वो पता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ इसका। लेकिन जो अगर पॉजिटिवली अगर ये जनरेशन, ये आने वाली जनरेशन, जैसे विनय है, अरुण मिश्रा जी है, इस तरफ की जनरेशन जब पॉजिटिव नोट पे सोचेगी तो मुझे लगता है कुछ इसकी जो भी एक आउटकम आएगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। जाहिर सी बात है, जब किसी एक क्षेत्रफल पर कुछ लोग रहते हैं और उस लोगों की संख्या अगर दुगनी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो क्षेत्रफल भी कम दिखाई देगा, वो भूखंड भी कम दिखाई देगा। मुंबई में जैसे कि इन्होंने आंकड़े की बात करी, कामले साहब ने आंकड़े की बात करी कि पहले जो आंकड़ा था अब वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी भार जो है वो इस मुंबई पर ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और ऐसे में बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जिनका यहाँ न रहने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है। अपने परिवार की आजीविका के लिए वो चले तो आते हैं यहाँ, लेकिन वो कैसे गुजर बसर करते हैं उनका दिल ही जानता है। लेकिन उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस मुंबई को शंघाई बनाने की बात जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी खुद इनिशिएटिव लेकर हम अगर इस मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मील के पत्थर की भूमिका अदा करें तो बेहतर होगा। और ये मुंबई, सपनों की मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ये कहीं और भी दिखाई देगी। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाएंगे तो हमारे साथ यहाँ पर ऑटो चालक से लेकर फेरी वाले से लेकर कई उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ खड़े हैं। हम उनकी भी एक एक कर प्रतिक्रिया लेंगे। बुजुर्ग लोग भी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिन्होंने अपने ज़माने में वो बाला साहेब ठाकरे का उद्गार तो सुना था, चाहे वो दक्षिण भारतीयों के लिए लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, या फिर गुजरातियों के लिए, और या फिर उत्तर भारतीयों के लिए। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। क्या आप बीमार हैं? बहुत बीमार हैं? कोई इलाज नहीं, घबराइए मत। हम बताएंगे आपको कहाँ मिलती है जिंदगी। पनीर खान का पास जाने से हमारा वाइफ ठीक हो गया। उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको लंबी आयु देवे। बॉडी रिवाइवल यह एक हर लाइलाज बीमारी के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसी दवा है। दूसरे ही डोज में इमीडिएट हमको इसका फर्क महसूस हुआ, तो हम तो भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि मुनीर साहब खान को लंबी आयु दे। देखिए हमारे साथ आश्चर्यजनक किंतु सत्य सिर्फ इन 24 न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले उत्तर भारतीय बनाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाम पर प्रांतीय, इस विषय पर हमारे साथ यहाँ बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं। हेमंत कामले साहब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी बात बड़ी ईमानदारी के साथ सामने रखी। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो मकसद हमारा है वो नहीं है जो लोगों के जहन में भरा हुआ है। आवश्यकता है उसको और भी फिल्टर करने का, ताकि सही बात सही लोगों तक पहुंच सके। हमारे साथ कई उत्तर भारतीय हैं, एक एक कर हम सबकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? ओमकार पांडे। पांडे जी कहाँ रहते हैं? मालाड वेस्ट। कितने साल से? लास्ट ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल से भूमिपुत्र हो सकते हैं साहब, ये 15 साल से है। मुझे एक बात बताइए, आप जब आप कहीं सुनते हैं कि परप्रांतीय की पिटाई हुई, जब आप कहीं सुनते हैं कि मन सैनिकों ने हमला कर दिया, क्या महसूस करते हैं?
दुख तो होता है, लेकिन उनका कुछ तो मिस्टेक रहेगा। अगर मैं अपने रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे कोई आके तो ऐसे नहीं मार सकता। और मुझे गर्व महसूस होता है कि मराठी आवाज़ उठाने के एक नेता उनके पास है, जो उनका आवाज़ इतना ऊंचे लेवल पे ले बात जाता आप दिल से कह रहे हैं कि दिमाग से? दिल से कह रहे हो सर। मन से के खौफ में तो नहीं कह रहे हैं? और हमको अफसोस है कि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसा नेता नहीं अभी तक हुआ जो कि हम लोग का आवाज़ उठा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार यादव। कहाँ रहते हैं आप? मलाड ईस्ट रहता हूँ 20 साल से सर। क्या करते हैं यादव साहब? हम फेरी वाला धंधा करते हैं सर। और फेरी वाले का नाम आपने लिया तो आपके लिए मेरे पास कई सवाल हैं। ये बताइए, आपको बीएमसी ने लाइसेंस दिया है? नहीं साहब, नहीं दिया अभी। आप फेरी का धंधा कितने सालों से लगाते हैं? करीब 14-15 साल हो गया अभी। ईमानदारी से बताइएगा, बीएमसी को और पुलिस को पैसा देते हैं या नहीं? नाम मत बताइएगा किस पुलिस को देते हैं, बट देते हैं कि नहीं? हाँ साहब, देते हैं, फिर भी बैठने नहीं देते हैं। फिर भी बैठने नहीं देते हैं, ये सच्चाई है। आज़ाद हॉकर्स यूनियन हो, राजनीतिक दलों की राजनीतिक दल हो, सभी लोग फेरी वालों के जख्म पर मलहम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वास्तु स्थिति है उसे भी हमें समझना होगा। चूंकि सड़क पर चलना हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार है और इस लोकतंत्र में जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है, और इस जनार्दन को कहीं तकलीफ ना हो, मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, ये भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो सड़क पर चलने का अधिकार सबको है, लेकिन फेरी वाले बड़ा कब्जा कर लेते हैं। सरकार, आप बताएंगे ये सच्चाई है कि नहीं? है साहब, लेकिन इतने साल से बैठे हैं, अब रोजी रोटी है, कहाँ जाएंगे। लेकिन हमको एक अच्छा ही लगता है राज साहब का बात कि इतने सालों से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विषय में आज तक क्यों नहीं सोचा कि हम अगर हमको वहाँ रोजगार मिलता तो हम यहाँ नहीं आते। एक फेरी वाले का ये बयान है, एक साधारण वर्ग का इंसान जो इतनी बड़ी बात कर सकता है कि मनसे प्रमुख खुद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने इस देश को कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन आज भी विकास से कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, सही तरीके से वहाँ का विकास नहीं हो पाया। यही कारण है कि हर परिवार में 3 से 4 लोग परदेश जाते हैं कमाने के लिए, अपने बुजुर्ग की दवाई के लिए, अपनी ज़मीनें तो कई होती हैं, लेकिन उस पर हल चलाने वाला अब कोई नहीं रह गया। सभी को परदेश जाने की सूझ रही है, क्योंकि पैसा भी कमाना है, घर चलाना है, बच्चों की पढ़ाई है। और दूसरी तरफ जब परप्रांतीय का मुद्दा भड़कता है तब लोगों के जहन में खौफ आता है। आपका नाम क्या है सर? शंकर सिंह। कितने साल के हैं? मैं यहाँ 40 साल से रहता हूँ साहब। आपकी उम्र क्या है? उम्र तो मेरा कम से कम 95 साल हो गया है। 95 साल। इन्होंने 95 सावन देखा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। 40 साल इस मुंबई में हो गया। आप मुझे बताइए, बाला साहेब ठाकरे का नाम सुना था? बाला साहेब ठाकरे के नाम मैंने सुना था। और उनके भाषण आपको कैसे लगते थे? उनकी भाषा तो अपने स्वार्थ के लिए अच्छा था, मेरे विरोध में बोलते थे। वो हमारे ज़माने में बोले लुंगी फाड़ो पुंगी बजाओ, तो वो भी उनका आवाज़ था। और बीच में भी कई बार हमारे साथ आतंक पैदा किए, जिससे हमारे लिए कुछ भला नहीं हुआ। और हमारे ज़माने में कितने प्रधानमंत्री बने, तो आज तक वो हमारे विषय में कोई नहीं सोचा कि बिहार उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसा फैक्ट्री बना दे, ऐसा कोई कारोबार कर दे कि जो वहाँ के लोग आना नहीं चाहे। 95 साल की उम्र में जितने भी प्रधानमंत्रियों को आपने देखा है, उसमें सबसे अच्छा बेहतर प्रधानमंत्री कौन लगा? वो राजेंद्र बाबू का, और जब क्या नाम बोलते हैं, महात्मा गांधी का मरने के बाद तो हमारे लगा लाल बहादुर शास्त्री के बाद हमारे इंडिया के लिए कोई काम नहीं किया, जो अपना पेट भरा और दुनिया को बेच दिया। आप एक बात बताइए, आप मुंबई में 40 सालों से रहते हैं, जब आप सुनते हैं कि कहीं उत्तर भारतीय की पिटाई की गई तो आपको कैसा लगता है? साहब हमको बहुत तकलीफ होता है। कैसे तकलीफ होता है? आपने ये जानने की कोशिश की? रोजी के लिए ये अपने मुल्क छोड़ के आके यहाँ रोड पर धक्का खाते हैं, पुलिस का मार खाते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि एक उत्तर भारतीय की पिटाई की गई है? टीवी पे देखा आपने, अखबार में देखा आपने, या खुद गए? टीवी में देखा, पेपर में पढ़ता हूँ कि ये जगह ऐसा मारा गया। हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के बच्चे लोग आए थे एक परीक्षा देने के लिए, तो ये राज ठाकरे ने वो कुर्ला मटुंगा कहाँ स्टेशन पर किसी का कल्याण स्टेशन, हाँ, वो स्टेशन पर उनका हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, कितने लोगों का हाथ काट लिया, ऐसा भी मेरे सुनने में आया। एक 95 साल के बुजुर्ग का जो कहना है, अंतत्वगत्वा उनकी बातों पर गौर किया जाए तो उन्होंने भी इस खबर को अखबार में पढ़ा, और यही कारण है कि लोगों की जो मानसिकता है, अखबार में उन्होंने पढ़ा और मूर्त रूप अपने दिमाग से उसको दे दिया और अपने निष्कर्ष तक पहुंच गए कि फलाने को मार दिया गया, फलाने का हाथ पैर तोड़ दिया गया। लेकिन उसके पीछे की कंडीशन क्या थी, कारण क्या था,
कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार था, ये बातें आज भी ठंडे बस्ते में हैं। हमें वो दिन याद है जब राज ठाकरे साहब विक्रोली कोर्ट के लिए पहुंच रहे थे। दिन भर सारे टीवी न्यूज़ चैनलों पर यह खबर चली और अंत में ये पूरा का पूरा सियासी ड्रामा कुछ घंटों में खत्म हुआ। राज साहब को जमानत मिल गई और फिर टीवी चैनलों ने अपनी खबर बदल दी। यानी कामले साहब, जो मैंने कहा गलत कहा। राज साहब विक्रोली कोर्ट के लिए जब निकले, सारे टीवी न्यूज़ चैनल ने इसे कवर किया, अंत में जमानत मिली। उस केस का क्या हुआ? देखिए, केस का क्या हुआ ये तो अभी कोर्ट ही बता सकता है कि इनके ऊपर अभी 100 से ज़्यादा केस चल रहे हैं। जो केस चल रहे ये इस महाराष्ट्र के भूमिपुत्र के लिए चल रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की भूमिपुत्र जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे मुद्दे आते हैं। सिर्फ भूमिपुत्र में मराठी के मुद्दे आते हैं। जब हम यहाँ पर रेलवे की भीड़ की बात करते हैं तो क्या सिर्फ साहब मराठी लोगों की बात करते हैं? क्या ट्रेन में सिर्फ मराठी लोग सफ़र करते हैं? तो जब ये मुद्दे जब आते हैं ना तो इसके कुछ मिसलीड करके उसको दिखाए जाते हैं। मनसे का एक ऐसा कोई प्लान बताइए जिससे कि लोग मनसे के नाम से डरे नहीं बल्कि मनसे से जुड़े। अब महाराष्ट्र का जो विकास आराखड़ा रखा था, जो एक डेवलपमेंट प्लान रखा था, अब कभी अगर वक्त मिले तो उसको देख लीजिए। अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, या अगर आप समझे नहीं तो मैं आपको समझा। और मुझे अच्छी तरह पता है कि आप मराठी भी अच्छी तरह बोल लेते हो और मराठी अच्छी तरह जान लेते हो, जैसे कि विनय और श्रीकांत भी, अपना अरुण भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, हमारे पास जो प्लानिंग है उससे बहुत सारे प्लानिंग तो ये गवर्नमेंट ने चुरा लिए। हमारे विकास आराखड़े में जो मुद्दे थे डेवलपमेंट प्लान के, उसके बहुत सारे मुद्दे इस अभी की सरकार ने बहुत से लिए, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें नाम तो वो अपना लगा रहे हैं, योजनाओं के नाम बदल बदल कर उसको चला रहे हैं। तो मनसे के पास क्या प्लान्स हैं वो आप जाके सिर्फ एक बार नासिक देखिए। नासिक में जो हमने काम किए वो देखिए, या लोग वहाँ पर जाए और देखिए। हाथ में जब अब सत्ता रहेगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नासिक को मनसे का गढ़ कहा जाता है। ज़रूर। चिल्ड्रंस पार्क देखिए, वहाँ का गोदा पार्क देखिए, वहाँ के रोड्स देखिए। आपको जो भी चीज़ वहाँ पर बनी हुई मिलेगी वो निरंतर के लिए है। ये राज साहब की सोच थी। ज़रूर, राज साहब का प्लानिंग है। देखिए, ये विजनरी है। राज साहब जो है विजनरी है, और विजनरी लोग 2-5 साल के लिए सोचते नहीं है। इसलिए हमारी राजनीति 2-5 साल के लिए नहीं है कि ये इलेक्शन के लिए हम लोग जुमलेबाजी करेंगे, लोगों से झूठे बातें। ये अभी अंकल ने सही कहा, जिनकी उम्र हो गई 95 साल हो गई, 95 साल हो गए, अगर वो अभी भी असंतुष्ट है सरकार से, मतलब एक भी यहाँ पर इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उनको संतुष्ट कर सके। और मैं समझ सकता हूँ इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कि समाज का जो आखिरी इंसान है वो जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, संतुष्ट नहीं रहेगा, तब तक हमारी ये लोकशाही किसी काम की नहीं है। अगर इसको अगर ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो राज साहब का जैसा विजनरी आदमी यहाँ पर। मोदी साहब भी तो कहते हैं कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल जाता तब तक ये कहना सही नहीं होगा कि विकास हुआ है। मोदी सरकार के विकास के आंकड़े तो बहुत सारे हैं। 125 करोड़ लोगों को उन्होंने घर दिए, परसों ही बोल दिए उन्होंने। 600 करोड़ जनता ने उनको जिता दिया। उनके तो आंकड़े ही आंकड़े, मतलब अभी ये तो हमारा टॉपिक कहीं सर बहक जाएगा, उस पर हम लोग अलग से बात कर सकें। लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी की जो बातें हैं वो बहुत सारी लोगों को यहाँ पर गुमराह कर सकती है, बहुत अलग तरह से गुमराह कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस वाराणसी से जीत के आए मोदी साहब, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पर जाकर लोगों को पूछिए कि मोदी साहब ने 4 साल पहले क्या वादे किए थे और कितने पूरे किए और कितने। गंगा मैया का नाम लेते हैं, गंगा मैया और गंदी हो गई है। राम मंदिर, अभी 4 साल विकास का मुद्दा हट गया, अब विकास के मुद्दे पर नहीं है, तो राम मंदिर के मुद्दे पर वो लोग वोट मांग रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं उत्तर भारतीय जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं और जितने भाई बहन हैं, जितने उनको एक पूछना चाहूँगा, जब आप 2019 में वोट मांगने आएंगे तब आप मोदी साहब को या भाजपा को विकास के मुद्दे पर वोट करोगे या राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करोगे? लेकिन अगर उसके पहले, चुनाव के पहले अगर वहाँ ईंट रखनी शुरू हो गई तब? देखिए, ईंट रखना, रिबन काटना, नारियल तोड़ना और राम मंदिर बनना या फिर कोई इमारत बनना है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, ये बहुत एक बड़ी कहानी होती है, उसका अलग प्रोसेस होता है।
कांग्रेस के राज में जितने प्रोजेक्ट है उसके फीते काटने के लिए, वहाँ के उद्घाटन करने के लिए मोदी साहब सब जगह पर जा रहे हैं। मोदी साहब ने जो प्रोजेक्ट चालू किए वो कितने कंप्लीट हुए वो जानना बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपके पास आता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत महाडिक, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गढ़ क्रमांक 36 का शाखा अध्यक्ष हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से जब पानीपुरी वालों को, सड़क पर अपना फेरी लगाने वालों को मारा पीटा जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए, हर किसी का देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। पहली बात तो मैं IN24 और ये जो मूवमेंट चला रहे दुबे जी, एक कॉन्सेप्ट मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। जब लोगों की सोच इस तरह की हो सकती है तो मुझे नहीं लगता इसके बाद ऐसे कुछ हंगामे होंगे, क्योंकि लोगों की सोचने के तरीका बदल हो गया है। जैसे साहब ने तो बोला है मोदी जी के बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, वो झूठा भी बोलते हैं तो लोगों को सच लगता है। क्योंकि जब वो बैठे थे तब किसी, एक फ्रैंकली स्पीकिंग बोल सकता हूँ कि कहीं कुछ मुझे भी अच्छे लगते थे, बट जो जो चीज़ें आज देख रहे हैं मार्केट में, जो मार्केट की हालत है बिज़नेस की या काम धंधा करने वालों की, हर किसी की, वहाँ पर वो जज नहीं होता है। मैं खुद बैंकिंग फील्ड से हूँ, बैंकिंग के जितने भी उन्होंने कुछ प्लान्स लाए रहेंगे वो एक्चुअल में क्या चलता है, मैं तो इधर ओपनली चैलेंज करता हूँ हर किसी को। मुद्रा लोन योजना है, हर कोई कल जाए बैंक में और मुद्रा लोन का एप्लीकेशन करे, जिसको मिले वो आके बताए, जिसको नहीं मिले वो भी आके बताए। गारंटेड कहता हूँ 100 जन जाएंगे तो उसमें से 5 को मिला तो भी नसीब है, 95 रिजेक्टेड में ही रहेंगे। कोई बैंकर वहाँ पर बैठा नहीं है विदाउट गारंटर किसी को लोन दे दे। अगर उत्तर भारतीय अपनी समस्या लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के पदाधिकारियों के पास आता है तो क्या मनसे उनकी समस्या को सुलझाएगी? ज़रूर, हमारे सब भाई बहन हैं। आज मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ कि इनकी 4th जनरेशन है, 3rd जनरेशन है, ये हम न कर सकते? नहीं न कर सकते। आज मैं खुद, हम लोग जब भी खेलते हैं, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ इस स्कोर पर मैं हूँ तो उस तरफ कोई मेरा उत्तर भारतीय दोस्त रहता है। जब जिस चीज़ के लिए खेलते, जिस जान से खेलते, वहाँ पर ये सब नहीं देते। हम कभी खाते पीते टाइम नहीं देखते कौन सा किसी का कास्ट क्या है क्या है। ये तो राजनीति में कौन किससे अपनी चूल्हा जलाने के लिए किस मुद्दे को कैसे हाईलाइट करता है। बट अब लोगों की अगर सोच अगर इस तरह से चेंज होती है, हमारी खुद के हमको पसीना छूटता है साहब के सामने बात करने के लिए। हमारे भी बहुत सारी मीटिंग होती है, साहब हमको मिलते तो शायद 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए मिलते रहेंगे। जो कुछ सोचते हैं बहुत कुछ सोच के जाते हैं, बट वहाँ पर जाने के बाद हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं होती है साहब के सामने बात करने की। बट गर्व है मुझे मेरे नेता पे। उसके बाद विजन है, सोच है और बहुत लंबी सोच है। बहुत सी चीज़ें हैं, अगर डिबेट के लिए बैठता है तो मैं बता सकता हूँ कि डिबेट में मैं विन होऊंगा। सामने कितने भी लेके मुद्दे बैठे, राज साहब को जिन्होंने दूर से देखा है वो उस एंगल तक ही देख सकता है। जब जाके नज़दीक देखे कि आदमी करता क्या है, सोचता क्या है, विज़न क्या है, उनके पास कभी दिमाग में ये नहीं कि मुझे यहाँ पे सत्ता आनी चाहिए या सीट आनी चाहिए। बट जो जो चीज़ हक की है, जो जो चीज़ लोगों के फ़ायदे की है वो होनी ही चाहिए। कुल मिलाकर विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप कि भय बिन होत न प्रीत। तो ये प्रीति भय की है और उन लोगों को भय दिखाने की है जो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर पाते, और ऐसे लोगों को सही समय पर जगाने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करती आई है, और यह हमें देखने को भी मिला है। इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को हम बता दें, एक तरफ उत्तर भारतीय समाज तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी हैं, और ये जो संगम देखने को मिल रहा है ये IN24 न्यूज़ पर सबसे पहले देखने को मिल रहा है। और इनके बीच की जो दूरियां हैं, जो मन के अंदर की वेदना है, कहते हैं मतभेद हो चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन मनभेद हो चुका था। समय रहते उत्तर भारतीय महापंचायत ने इनिशिएटिव लेते हुए कृष्ण कुंज पर राज साहेब ठाकरे से मुलाकात की। राज साहेब ठाकरे ने इनकी बातों को सुना और उनकी सोच को इन्होंने समझा, और यही कारण रहा कि यथार्थ के पटल पर हम आपको वास्तविकता यानी सच्चाई से मुखातिब करवा रहे हैं। चलते चलते बड़े आखिरी में आपसे कहेंगे, आपका नाम क्या है? मगन तिवारी। आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर, खास करके पर प्रांतीय मुद्दे पर? हम लोग शांति चाहते हैं और एक दूसरे के भाईचारा से रहना चाहते हैं। और उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर आकर इस मुंबई को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ चंद रुपए कमाने के लिए? ना उनका घर है, ना रहने की कोई जगह है, उनको क्या कहेंगे? उनको यहाँ हम रहने नहीं देना चाहते हैं, हम राज साहब के साथ हैं। तो यानी सच्चाई यही है,
कि जिनकी पीढ़ियां यहाँ गुजर चुकी है उससे आक्षेप नहीं है, आक्षेप है कल को कोई आया व्यक्ति, यदि हम किसी के घर में जाते हैं तो उसके घर के जो माहौल होता है उसमें हम पहले घुलते हैं। जैसा देश होता है वैसा भेष होना चाहिए। अगर मुंबई स्वच्छ है तो इसकी स्वच्छता पर धब्बा लगाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों से ये गुजारिश है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।